हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। दोस्तों, जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो टेंस होता है। टेंस यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं, जिनके 4 प्रकार होते हैं। तो टेंस आपको पता होगा, लेकिन इंग्लिश में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टेंस है केवल वही जान लेना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि टेंस के साथ उस टेंस का पैसिव वॉइस जानना भी ज़रूरी होता है। चौंकिए मत, मैं पैसिव वॉइस यानी जो इंग्लिश टू इंग्लिश एक्टिव से पैसिव होता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो आप टेंस बनाते हैं वो एक्चुअली एक्टिव वॉइस में होता है, अगर उसमें सब्जेक्ट है तो। अगर वाक्य में जितने भी आपने टेंस बनाए होंगे, टेंस के सेंटेंस बनाए होंगे, उसमें आपको सब्जेक्ट जरूर मिला होगा। तो सब्जेक्ट अगर वो है तो एक्टिव वॉइस है, अन्यथा वो उसके बाद उसका पैसिव वॉइस भी बनाया जा सकता है, जो हिंदी में होता है। तो आज मैं टेंस का आपको शुरुआत से एकदम स्टार्टिंग से टेंस का एक्टिव तो पढ़ाऊंगा ही, साथ में आपको उसका पैसिव वॉइस भी बताऊंगा, जो हिंदी ट्रांसलेशन के अंतर्गत है। चलिए, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो बहुत ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आप टेंस के साथ साथ एक और ज़रूरी चीज़ पढ़ेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। देखिए, टेंसेज इन पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव, इसका डेफिनेशन है एक्टिव वॉइस में सदैव सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन जब हम हिंदी ट्रांसलेशन को बनाएंगे और पहचानना होगा तो ये लिखा है हिंदी वाक्य में कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। यानी हिंदी वाक्य में जो काम होता है, वर्क होता है, उसको करने वाला एक सब्जेक्ट दिया रहता है, तो हम उसको पहचानेंगे कि वो एक्टिव वॉइस में है। लेकिन पैसिव वॉइस में, कर्मवाच्य में, पैसिव वॉइस में सदैव ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होता है। अभी एग्जाम्पल में मैं समझाता हूँ। तो हिंदी वाक्य में कार्य को करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी जो काम होता है उसको करने वाला सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है आप सभी जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में प्रायः ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आ जाते हैं, तो ये चीज़ आ जाता है। तो पहचाने की प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको आप ध्यान दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोथ इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस में बात को स्वीकार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस पढ़े हो उसका नियम है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसका नियम था ही सी इट, जितने भी एक वचन है उनके साथ वर्ब में यस या यस जुड़ जाता है। आई यू वी दे, जितने भी बहुवचन है उसके साथ वर्ब में यस अथवा यस नहीं जुड़ता है। तो ये तो एक्टिव वॉइस का नियम है। आइए पहचानते हैं एक्टिव और पैसिव को। तो यहाँ ध्यान दीजिए, उसका भाई इस गाँव में हर व्यक्ति को जानता है। अब उसका भाई इस गांव में हर व्यक्ति को जानता है, यहाँ से कौन का प्रश्न करेंगे ताकि हमें सब्जेक्ट प्राप्त हो जाए। उसका भाई इस गांव में हर व्यक्ति को जानता है, कौन जानता है? उसका भाई। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें सब्जेक्ट है काम यानी जानना, और उसको करने वाला सब्जेक्ट है उसका भाई। तो अगर सब्जेक्ट है तो वो वाक्य एक्टिव वॉइस में होगा, और यहीं पर उसे विद्यालय में प्रतिदिन दंडित किया जाता है। यहाँ देखिए, ये वाक्य पैसिव वॉइस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, ता है, ती है, ते हैं आज सब जुड़े हुए हैं सब में, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। उसे विद्यालय में प्रतिदिन दंडित किया जाता है। अब इसमें आपको ढूंढना है क्रिया यानी वर्ब आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो वर्ब है दंडित किया जाता है, इसको हम साधारण तरीके से लिखेंगे दंडित करना। तो दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। उसे विद्यालय में प्रतिदिन दंडित किया जाता है। दंडित करना काम हो रहा है, कौन दंडित कर रहा है? कोई नहीं। यानी दंडित करने वाला काम कौन कर रहा है? यहाँ पे कोई नहीं है, तब ये इसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। चलिए 2 सेंटेंस और समझते हैं। श्री शर्मा हमें गणित पढ़ाते हैं। कौन गणित पढ़ाते हैं? श्री शर्मा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिल गया, तो ये एक्टिव वॉइस में है, इसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। लेकिन यहाँ देखो, तुम्हें गलती के लिए घर पर डांटा जाता है। अब इसमें क्रिया हो रही है डांटना, डांटा जाता है। स्कोल्ड मतलब डांटना होता है, तो यहाँ पे क्रिया जो हो रही है वो हो रही है डांटना। लेकिन इसमें आप पता करिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तुम्हें गलती के लिए घर पर डांटा जाता है, कौन डांटता है पता नहीं।
कोई तो डांटता होगा, माता पिता या कोई डांटते होंगे, लेकिन उसका उल्लेख नहीं है, मेंशन नहीं किया गया है, उसको लिखा नहीं गया है। तो जब तक वहाँ पे सब्जेक्ट, क्रिया को करने वाला, काम को करने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा है, तब तक वो पैसिव वॉइस में हो जाएगा। तो तुम्हें गलती के लिए घर पर डांटा जाता है, कौन डांटता है पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। अब इसको बनाने के अलग अलग नियम है। आपने एक्टिव वॉइस में पढ़ा था, ही, सी, इट जितने भी एकवचन है यस या यस जुड़ जाएगा। आई, यू, वी, दे जितने भी बहुवचन है उसके साथ यस या यस नहीं जुड़ेगा। तो एक्टिव वॉइस तो हम इस तरह से बनाते हैं। इसको मैं आशा करता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव है वहाँ पैसिव है, दोनों साथ में पढ़ाता हूँ। उसका भाई इस गाँव में हर व्यक्ति को जानता है, कौन जानता है? उसका भाई। तो हमने लिखा हिज ब्रदर। अब ये दोस्तों एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में वर्ब लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद, और उसमें अगर एक वचन है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो यस या यस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे वर्ब है जानना। तो जानना की अंग्रेजी हम नो लिखेंगे, नो, और उसमें जोड़ देंगे एस। हिज ब्रदर नोज, उसका भाई जानता है। अब किसको का प्रश्न करके आप जो ढूंढ लेंगे, किसको जानता है? हर व्यक्ति को। तो इसको हम पहले लिखेंगे एवरीबडी, मतलब हर व्यक्ति को। हिज ब्रदर नोज एवरीबडी। अब यहाँ पे बचा इस गांव में, तो इसको हम लिख देंगे इन दिस ब्लैक। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस का यही नियम है कि एक वचन के साथ एस तो जुड़ जाता है, वो वचन के साथ नहीं जुड़ता है। और मैंने बताया ही एक्टिव वॉइस कैसे पहचानेंगे। श्री शर्मा हमें गणित पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं? श्री शर्मा। ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए यानी हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे। तो सब्जेक्ट लिख देंगे पहले मिस्टर शर्मा। अब उसके बाद पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होता है, उसमें हम जोड़ देंगे यस या ईएस, तो यहाँ पे एस जुड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यस और यस कहाँ जुड़ता है। सभी वर्ब्स में आप यस जोड़िए, लेकिन ऐसी वर्ब जिसके अंत में ओ, एक्स, डबल एक्स, सी एच, एस एच आदि अक्षर आए, उनमें आपको ईएस जोड़ना है। तो यहाँ पे सी एच आया है, इसलिए ईएस जुड़ जाएगा। मिस्टर शर्मा टीचर्स पढ़ाते हैं। फिर किसको का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, किसको पढ़ाते हैं, उत्तर मिला हमें, तो उसको हम लिख देंगे अस। तब लिखेंगे गणित, यानी गणित की अंग्रेजी मैथमेटिक्स, या आप मैथ ही सिर्फ केवल लिख दीजिए, मैथमेटिक्स। तो ये एक्टिव वॉइस है दोस्तों। एक्टिव वॉइस बनाने के लिए आपको, आप पहले से ही जानते होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है पैसिव वॉइस। इसमें प्रेजेंट इफेक्ट में या हर टेंस में पैसिव वॉइस आता है। तो यहाँ पर लिखा है उसे विद्यालय में प्रतिदिन दंडित किया जाता है। अब कौन दंडित करता है पता नहीं, तो ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में हमेशा हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है, बिकॉज देयर इज नो सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे उसे विद्यालय में प्रतिदिन दंडित किया जाता है। किसको का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ ले। दोस्तों अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना आपको नहीं आता है तो इसको आप याद कर लीजिए। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको कौन और किसने का प्रश्न करना पड़ेगा। उत्तर के रूप में आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर मिला था, उसका भाई इस गाँव में हर व्यक्ति जानता है, कौन जानता है, उसका भाई। और जब ऑब्जेक्ट हम ढूंढेंगे तो प्रायः हमें इन चीज़ों का प्रश्न करना है, यानी किसे, किसको या क्या का प्रश्न करना है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट, अब चूंकि इसमें सब्जेक्ट होता नहीं, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो क्या का प्रश्न करके या किसको का प्रश्न करके आप जोड़ लो। उसे विद्यालय में प्रतिदिन दंडित किया जाता है। किसको दंडित किया जाता है, उत्तर मिला उसे। तो सबसे पहले हम ही लिख देंगे, और इसमें नियम है सब ऑब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर का प्रयोग होता है। तो इज, एम या आर का प्रयोग कैसे होता है आप जानते हैं। ही, सी, इट जितने भी एकवचन है इज लग जाएगा, यू, वी, दे जितने भी बहुवचन है उसके साथ आर लग जाएगा, और आई के साथ एम लग जाएगा। इसका आप एक नोटबुक बना लीजिए, जो भी रूल्स में लिखाता हूँ, जो भी डिफिनेशंस या जो भी एग्जांपल्स में बताता हूँ, उसको कॉपी में लिखते रहना। वीडियो के अंत में आपको एक होमवर्क मिलेगा जो आप बनाइए और कमेंट सेक्शन में उसको चेक करा लीजिए, या पर्सनली मुझे कॉल करके उससे पूछ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ही के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग होगा। अब ऑब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रहे कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। इसमें वर्ब है दंडित किया जाता है, यानी दंडित करना, तो उसकी थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे पनिश, और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा पनिश्ड। आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसे विद्यालय में प्रतिदिन दंडित किया जाता है, ही इज पनिश्ड। अब ये लिख देंगे एवरीडे, यानी हर दिन। He is punished every day. He is punished every day. अब ये लिखेंगे विद्यालय में, यानी इन द स्कूल, इन द स्कूल। ध्यान रहे प्रीपोजिशन जो होता है वो लास्ट में चला जाता है, ये इन प्रीपोजिशन है।
तो ही इज पनिश्ड एवरी डे इन द स्कूल, आप देख रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट डिफिनिट का भी रहता है, उसका पैसिव वॉइस भी रहता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको इज एम आर की मदद लेनी पड़ती है। जैसे इसमें देखिए, तुम्हें गलती के लिए घर पर डांटा जाता है। अब डांटता है कौन पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। तो किसको का प्रेस करके हम ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, किसको डांटा जाता है, उत्तर मिला तुम्हें। तो तुम्हें की अंग्रेजी हमने यहाँ पे लिख दिया यू। अब ये पैसिव वॉइस है चूंकि, तो इसमें हम आर का प्रयोग करेंगे, यू के साथ आर लग जाता है। उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में डांटा जाता है, यानी डांटना क्रिया है, तो उसको हम लिख देंगे स्कोल्ड और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्कोल्डेड। यू आर स्कोल्डेड, तुम्हें डांटा जाता है। अब यहाँ घर पर गलती के लिए दो चीज़ें बची हैं, इसको हम लिख देंगे यू आर स्कोल्डेड एट होम, यानी घर पर। सबसे पहले हमने घर पर लिख दिया क्योंकि ज़्यादा संबंधित यही है क्रिया से। तुम्हें घर पर डांटा जाता है किस चीज़ के लिए, गलती के लिए, यानी फॉर रॉन्ग्स या मिस्टेक। फॉर योर अपनी तरफ से लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हारी गलती के लिए तुम ही डांटे जाते होगे। फॉर योर फॉल्ट्स, गलती की अंग्रेजी फॉल्ट होता है, मिस्टेक लिख सकते हैं, रॉन्ग लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप चौंकिए नहीं, योर मैंने लिख दिया है जबकि यहाँ पे योर नहीं था। तो तुम्हें गलती के लिए घर पर डांटा जाता है, तो तुम्हें तुम्हारी ही गलती के लिए डांटा जाता होगा, तो यहाँ पर योर लिख देंगे, या नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, फॉर फॉल्स, इतना भी सही हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट लिख के इज एम आर का प्रयोग करना होता है, और एक्टिव वॉइस का नियम आप जानते ही हैं। जैसे एक्टिव वॉइस और देखिए यहाँ पे, कुछ लोग दूध पीना पसंद करते हैं, कौन पसंद करते हैं, उत्तर मिला कुछ लोग। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा सब्जेक्ट मिल जाए तो ये फिर एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस, इसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। और यहाँ पे देखिए, इस बाजार में कपड़े सस्ते बिकते हैं, तो यहाँ पे जो क्रिया है बिकते हैं यानी बेचना, इस बाजार में कपड़े सस्ते बिकते हैं, तो बेचना जो क्रिया है, कौन बेचता है पता नहीं, हालांकि दुकानदार बेचते होंगे लेकिन उसका उल्लेख नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। इस बाजार में कपड़े सस्ते बिकते हैं, कौन बेचता है पता नहीं, तो ये फिर पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट डिफिनिट का पैसिव वॉइस आप कह सकते हैं इसको। तो जब हम एक्टिव को बनाएंगे तो उसे एक्टिव के नियम से यानी एस अथवा एस जोड़ देंगे एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ नहीं जोड़ेंगे। कुछ लोग दूध पीना पसंद करते हैं, कौन पसंद करते हैं, कुछ लोग, पहले हम उसको लिखेंगे यानी सम पीपल। अब उसके बाद क्रिया पहले लिखेंगे, तो क्रिया है पसंद करना, पसंद करना की अंग्रेजी होता है लाइक, यानी सम पीपल लाइक। अब ये प्लूरल नंबर है, कुछ लोग प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ हमें वर्ब में एस नहीं जोड़ना है, ये नियम है। अब पसंद करते हैं क्या, पीना, पीना की अंग्रेजी होता है ड्रिंकिंग, या टेकिंग भी लिख सकते हैं दूध के लिए। सम पीपल लाइक ड्रिंकिंग, क्या पीना पसंद करते हैं, दूध, तो उसको हम लिख देंगे मिल्क। तो ये तरीका हुआ एक्टिव वॉइस को बनाने का। आप देख रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस में इज एम आर नहीं लगता है, इसका जो नियम है अपने नियम से बनेगा, और पैसिव वॉइस में इज एम या आर का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस बाजार में कपड़े सस्ते बिकते हैं। देखिए, जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेना बहुत ही जरूरी है। अगर पैसिव वॉइस में सजीव चीज ऑब्जेक्ट के रूप में आई है तो कौन किसको का प्रश्न किया जाएगा, किसी का प्रश्न किया जाएगा, और अगर कोई निर्जीव चीज आई है तो क्या का प्रश्न किया जाएगा। जैसे इस बाजार में कपड़े सस्ते बिकते हैं, क्या सस्ते बिकते हैं, उत्तर मिला कपड़े, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ढूंढ लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा। तो इस बाजार में कपड़े सस्ते बिकते हैं, क्या बिकते हैं, कपड़े, तो पहले हम इसको लिख देंगे क्लॉथ्स, क्लॉथ्स यानी कपड़े, इसके साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हो जाएगा, क्लॉथ्स आर। अब पहले वर्ब लिखेंगे, सहायक क्रिया के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बेचना की अंग्रेजी सेल होता है, उसका थर्ड फॉर्म हमें क्या करना है, सोल्ड लिख देना है, यानी क्लोथ्स आर सोल्ड, यानी कपड़े बिकते हैं। क्या बिकते हैं, कैसे बिकते हैं, सस्ते, तो सस्ते की अंग्रेजी होता है चीपली, चीपली मतलब सस्ते, क्लोथ्स आर सोल्ड चीपली। अब हम लिखेंगे इस बाजार में आगे हो जाएगा, थोड़ा सा प्रीपोजिशन है इन, फिर लिखते चले जाएंगे दिस मार्केट। तो ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत महत्वपूर्ण है, इसको दोनों जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस बाजार में कपड़े सस्ते बिकते हैं, क्लोथ्स आर सोल्ड चीपली इन दिस मार्केट। फिर आते हैं एक्टिव वॉइस पर, वह बच्चों के लिए जायकेदार खाना बनाती है, कौन बनाती है, वह, तो पहले हम ये लिखेंगे वह की अंग्रेजी सी। अब पहले खाना बनाना यानी बनाना की अंग्रेजी कुक होता है, तो कुक लिखेंगे तो सी के साथ हमें यस जोड़ देना होता है, प्रेजेंट डिफिनिट में एक वचन के साथ यस जुड़ जाएगा। सी कुक्स, वह बनाती है, क्या बनाती है, उत्तर मिला जायकेदार खाना। तो जायकेदार की अंग्रेजी आप सभी जानते हैं टेस्टी होता है या फिर डिलीशियस होता है, टेस्टी फूड।
सी कुक्स टेस्टी फूड। अब बच्चों के लिए तो के लिए प्रीपोजिशन है, थोड़ा सा आगे आ जाएगा फॉर। अब हम ये लिख देंगे द चिल्ड्रन। तो ये एक्टिव वॉइस है और इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। सी कुक्स टेस्टी फूड फॉर द चिल्ड्रन, ये एक्टिव वॉइस इस तरह बन जाएगा। एक एक्टिव और देखिए, मेरे पिताजी हमेशा गरीबों की सहायता करते हैं। तो अगर वाक्य में हमेशा, सदैव या सदा आ गया है तो ये नियम आप लिख लीजिए कि एक्टिव वॉइस में हमेशा, जो उसकी अंग्रेजी ऑलवेज होती है, वो एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट के ठीक बाद लिखी जाती है। लेकिन पैसिव वॉइस में अगर ऑलवेज आपको लिखना है तो इज, एम या आर के बाद उसको प्रयोग किया जाएगा। तो मेरे पिताजी हमेशा गरीबों की सहायता करते हैं। कौन गरीबों की सहायता करते हैं? मेरे पिताजी यानी माई फादर। माई फादर लिख दिए। अब उसके बाद हमेशा की अंग्रेजी यानी ऑलवेज सब्जेक्ट के ठीक बाद में ही लिखा जाएगा। माई फादर ऑलवेज। फिर हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिख देंगे। तो वर्ब है सहायता करते हैं, सहायता करना की अंग्रेजी हेल्प होता है और उसमें जुड़ जाएगा एस, क्योंकि माई फादर एक वचन है इसलिए एस जुड़ जाएगा। माई फादर ऑलवेज हेल्प्स, किसकी सहायता करते हैं? गरीबों की। गरीबों की अंग्रेजी प्लूरल नंबर में होती है तो भी उसमें पुअर लिखते हैं और उससे पहले द लगाते हैं। यानी किसी एडजेक्टिव का अगर बहुवचन बनाना हो तो द लिखकर उसका बहुवचन बना दिया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि एक्टिव वॉइस में एक वचन के साथ वर्ब में एस जुड़ता है और बहुवचन के साथ नहीं जुड़ता है। यही बेसिकली यही प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का नियम है अफर्मेटिव का। लेकिन पैसिव वॉइस आपको जानना है अच्छे से। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट ढूंढिए। मेरे गांव में अच्छे लोगों का सम्मान किया जाता है। कौन सम्मान करता है? पता नहीं। यानी सम्मान कोई तो करता होगा परंतु वो लिखा नहीं हुआ है। मेरे गांव में अच्छे लोगों का सम्मान किया जाता है, तो किसको का प्रश्न करेंगे? किसका का प्रश्न करेंगे? यानी सम्मान किसका किया जाता है? किसको सम्मान दिया जाता है? अच्छे लोगों को। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पहले हम इसको लिखेंगे गुड पीपल। गुड पीपल यानी अच्छे लोगों का। अब इसके साथ सहक्रिया आर लग जाएगा, आर। फिर सम्मान करना की अंग्रेजी रेस्पेक्ट होता है, तो रेस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेस्पेक्टेड। यानी गुड पीपल आर रेस्पेक्टेड। यहाँ पे क्रिया एक ही है, आप ये ना समझ जाना कि जाता है कि अंग्रेजी गो लिखेंगे, किया कि अंग्रेजी डू लिखेंगे, सम्मान का रेस्पेक्ट लेंगे, ऐसा नहीं है। क्रिया इसमें एक ही है। यानी मेरे गांव में अच्छे लोगों का सम्मान किया जाता है, तो कौन सा काम हो रहा है? सम्मान करने का काम हो रहा है। तो एक ही वर्ब है, ओनली वन वर्ब है। आप उसको ज़्यादा मत बनाइए कि दो तीन चीज़ आप सोचें, आप कंफ्यूज हो जाएं। वन वर्ब है इसमें। गुड पीपल आर रेस्पेक्टेड। अब मेरे गांव में इन यहाँ आगे कर देंगे इन, तब लिखेंगे माई विलेज। इस प्रकार हम पैसिव वॉइस को बनाएंगे। चलिए अंतिम सेंटेंस पे समझ पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट के रूप में अगर पर्सनल प्रोनाउन लिखा जाएगा तो उसको हमेशा नॉमिनेटिव केस में लिखा जाएगा। यानी ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, यही नॉमिनेटिव केस है, इसी को हम लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, मुझे उच्च शिक्षा के लिए शहर भेजा जाता है। कौन भेजता है? पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। किसको भेजा जाता है? मुझे। तो पहले मुझे की अंग्रेजी हमने लिख दिया आई। ध्यान रहे, मुझे की अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे। आगे हमेशा जो सब होता है जिसको मुख्य रूप से रखा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, तो उसमें नॉमिनेटिव केस लिखा जाता है। अब आई के साथ एम लग जाएगा, आई एम। फिर इसमें भी मुझे उच्च शिक्षा के लिए शहर भेजा जाता है। भेजना के अंग्रेजी सेंड होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेंड। आई एम सेंट, मुझे भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? टू सिटी। कहीं से कहीं आना जाना, भेजना के लिए टू लग जाएगा। आई एम सेंट भेजा जाता है टू सिटी। अब उच्च शिक्षा के लिए की अंग्रेजी फॉर होती है, थोड़ा सा आगे आ जाएगा फॉर। उच्च शिक्षा की अंग्रेजी होता है हायर एजुकेशन। हायर मीन्स उच्च और एजुकेशन मतलब शिक्षा। तो ये हो गया आई एम सेंट टू सिटी फॉर हायर एजुकेशन। मुझे उच्च शिक्षा के लिए शहर भेजा जाता है। तो इस प्रकार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक बार आप नियम जान जाएंगे तो उसके बाद अन्य सेंटेंस है जैसे कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्टिव और पैसिव दोनों समझ में आ गया है। ये दोनों अत्यंत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन दोनों चीज़ों को आप जान जाएंगे तो आगे जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा उसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ तक कि आप इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं और इंग्लिश समझ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखिए तो शुरू से अंत तक पूरा देखिए ताकि सब चीज़ समझ में आती चली जाए। एक और नोट मैं देना चाहता हूं कि आप एक फेयर कॉपी, एक नोटबुक बना लीजिए और हर चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें लिखते चले जाइए।
ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए आवश्यक है, प्लस इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। शेष धन्यवाद।